इस साल इंटर में पढ़ने वाले सभी विद्यार्थी जो लोग भी इस साल परीक्षा देने वाले हैं 2023 में, तो 2023 में जो एग्ज़ाम देने वाले विद्यार्थी हैं उनके लिए विशेष खास किस्म के इतिहास विषय से हम कुछ गेस क्वेश्चन को लेके आए हैं। और यह गेस क्वेश्चन आपके लिए 2 सेट में हम रखे हुए हैं। एक सेट आपका लघु उत्तरीय का होगा, दूसरा दीर्घ उत्तरीय का होगा, और तीसरा सेट भी आप देखेंगे जो कि विकल्प के रूप में आपको 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे, अर्थात वो आपका ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन होगा। उस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को आप तीसरे सेट में देखेंगे। तो यहाँ पे पहले सेट में आपको लघु उत्तरीय दिया गया। लघु उत्तरीय में और भी कई प्रश्न हैं, हम छोटे छोटे पार्ट्स में इसको लिखने का प्रयास किए हैं कि जैसे आप देख रहे हैं कि सबसे पहला क्वेश्चन मैंने जो गेस किया है वह क्वेश्चन आपका है 1857 ईस्वी का विद्रोह। 1857 ईस्वी का विद्रोह जन विद्रोह था। यदि जन विद्रोह था तो कैसे था? तो अब 1857 ईस्वी का विद्रोह आप देखेंगे, आपके पाठ्य पुस्तक में दिया हुआ है 1857 ईस्वी का विद्रोह, जिसमें आप उसको कई रूपों में देख सकते हैं, कई ढंग से देख सकते हैं। जिसमें आपके पाठ्य पुस्तक में वर्णन किया गया है कि 1857 ईस्वी का विद्रोह जो है प्रथम सैनिक विद्रोह भी माना जाता है। चर्बी वाला कारतूस जो आप देखे हैं, चर्बी वाला कारतूस 1857 ईस्वी का मंगल पांडे जी ने जो विद्रोह किया था, यानी कि जिसमें गाय और सुअर के चर्बी मिलाए जाते थे उसके कारतूसों में, और उस कारतूस को दांत से नोचना होता था, दांत से खींच के, और एनफील्ड नामक एक राइफल होता था, उस राइफल में उस कारतूस को ठूसना होता था, और उसके बाद उस राइफल का इस्तेमाल किया जाता था। तो इससे एक तरफ से देखिए कि उसमें गाय का चर्बी हिंदू धर्म के लिए घातक होगा, सुअर का चर्बी मुस्लिम धर्म के लिए घातक होगा, अर्थात तो वे अंग्रेज जो हमारे देश में थे वे गाय और सुअर के चर्बी उसमें भर के और हम लोगों से उस कारतूस का इस्तेमाल कराते थे। तो एक विद्रोह का कारण था, तो सैनिक विद्रोह के रूप में उसको हम समझेंगे। लेकिन यहाँ पे जो प्रश्न दिया गया है, यह प्रश्न 1857 ईस्वी का विद्रोह जन विद्रोह था। यदि जन विद्रोह था तो कैसे था? तो इसके बारे में यहाँ दिया गया 2 कारण लिखिए। अगर जन विद्रोह था तो इसके 2 कारण हमें स्पष्ट करना है। तो जन विद्रोह में जैसे आप जानते हैं कि हमारे देश में कच्चे माल, कच्चे सामान, कच्चे सामग्री उत्पादन तो होता था। यहाँ के किसान लोग कच्चे सामानों का उत्पादन करते थे, लेकिन कच्चे सामान का जो उत्पादन करते थे अंग्रेजों के हाथों ही बेचना पड़ता था। उत्पादन हम करते थे। जैसे आज भी देखते हैं कि शुगर मिल में गन्ना हम उत्पादन करते हैं, मिल जो होता है हमारे गन्ने का इस्तेमाल करके शुगर यानी कि चीनी का निर्माण करता है। तो उसी तरह से कच्चा माल गन्ना हो गया, कपास आपका कच्चा माल हो गया। तो जो कच्चे माल का हम इस्तेमाल करते थे, जो कच्चे माल का हम उत्पादन करते थे, उत्पादन हमें करना होता था, और उसको अंग्रेज लोग हमसे सस्ते कीमत पे खरीदते थे, और हमारे पास वो वस्तु होता था, मजबूरन हमें अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उसे बेचना पड़ता था, चाहे उसका दाम कितना हो, निम्न स्तर पे क्यों ना रख दिया जाए। तो इस प्रकार से हमारे सामानों को, हमारे कच्चे माल को सस्ते दामों में अंग्रेजों द्वारा खरीदा जाता था। यह हमारे पूरे देशवासियों के लिए एक तरह का अंदर ही अंदर एक घुटन सी महसूस होती थी, और यह आंदोलन का कारण बना। यह प्रथम कारण हुआ। द्वितीय कारण की अगर हम बात करें तो किसानों से एक तो सस्ते दाम पे लिया जाता था, लेकिन दूसरे कारण में लिखेंगे किसान जब अपनी खेती को करते थे तो उनसे तरह तरह के टैक्स लिए जाते थे, तरह तरह के कर वसूले जाते थे, और तरह तरह के टैक्स लेने के बावजूद वे जो तैयार माल हो जाता था अंग्रेजों के कंपनी में, अंग्रेजों की जो कंपनी होती थी उस कंपनी में जब माल तैयार होता था तो उसके लिए वो मनमाने दाम पे अपने सामान को बेचते थे। तरह तरह के टैक्स लेना और अपने मनमाने दामों पर बेचना, यह एक क्रांति का धधक था, क्रांति के लिए एक लहर थी। और इस तरह से हमारे देश की आम जनता इस धधकते हुए स्थिति को समझ नहीं सकी, इस धधकते हुए परिस्थिति को सह नहीं सकती, और जन विद्रोह होना तय था। इस तरह से आपने देखा कि 2 कारण जो मैंने बताया, एक सस्ते दामों पे खरीदना, महंगे दामों पे बेचना, उसके बाद दूसरा कि किसानों से अलग अलग तरह के टैक्स लेना, टैक्स लेने के बाद अपने दुकानों में उसको तैयार करना, अपने कारखानों में उसको तैयार करना और मनमाने दामों पर बेचना, यह जन आंदोलन का कारण बना। तो इस तरह से आपका यह शॉर्ट क्वेश्चन में 2 ही यहाँ पे कारण देने हैं, 2 ही कारण के रूप में यहाँ पे दर्शाए गए हैं। फिर इसके बाद आप देखेंगे दूसरा जो प्रश्न है भक्ति आंदोलन के रूप में हम देखेंगे भक्ति आंदोलन में शंकराचार्य जी का क्या योगदान है।
भक्ति आंदोलन में शंकराचार्य का भक्ति आंदोलन में क्या योगदान है, भक्ति के क्षेत्र में शंकराचार्य जी का क्या योगदान रहा है, तो इसके बारे में आप जानते हैं। शंकराचार्य का नाम आप जानेंगे कि शंकराचार्य जी ऐसे विद्वान के रूप में तो जाने जाते हैं, विद्वान तो है ही, विद्वान के साथ साथ उनको अगर हम दार्शनिक भी कहें तो कोई इसमें अतिशयोक्ति नहीं होगी। वे एक विद्वान भी थे और दार्शनिक भी थे। और ऐसे शंकराचार्य जी का जन्म 778 ईस्वी में मालावार नामक जगह है, वहीं पे एक गांव है जो गांव का नाम है कुलदी। मालावार गांव, मालावार जो जगह है मालावार, तो मालावार में एक स्थान है जिसका नाम है कुलदी। कुलदी में इनका जन्म हुआ था। मालावार स्थित कुलदी में इनका जन्म हुआ था 778 ईस्वी में। 778 में शंकराचार्य जी का जन्म मालावार के कुलदी नामक स्थान पे हुआ था। और इसके बाद उन्होंने अपने जीवन में सन्यास को ग्रहण कर लिया, सन्यास की उपाधि धारण कर ली। सन्यास की उपाधि धारण करने के साथ साथ उन्होंने वैदिक ग्रंथों का काफ़ी ही गहनता से अध्ययन किया। वैदिक ग्रंथों का अध्ययन करने के कारण ही इन्हें धर्म हंस के नाम से भी जाना गया। वैदिक ग्रंथों का गहनता से अध्ययन किए, जिसके कारण इनको धर्म हंस की उपाधि से सम्मानित किया गया, सुशोभित किया, धर्म हंस। तो धर्म हंस के नाम से इनको समझा गया। या उसके बाद जैसे ही धर्महंस की उपाधि इन्हें सब सुशोभित की गई तो अद्वैतवाद का इन्होंने प्रचार करना शुरू किया। अद्वैतवाद, और अद्वैतवाद के अनुसार जैसे इनका एक सोच था कि ब्रह्मा और संसार जो है इसमें किसी तरह का कोई विभेद नहीं है, कोई अंतर नहीं है। इन्होंने हिंदू धर्म के प्रचार के लिए काफ़ी ज़्यादा अपने आप में कष्ट झेलते हुए, अपने आप को परेशान होते हुए, कहा जाता है कि देश के 4 कोनों में, देश के 4 हिस्सों में इन्होंने 4 मठ का निर्माण किया। पूरे देश का भ्रमण किए और पूरे देश का भ्रमण करने के साथ इन्होंने देश के चारों कोना पे, यानी कि चारों हिस्सों में, उत्तर में, दक्षिण में, पूरब में और पश्चिम में, इन सभी दिशाओं में इन्होंने 4 मठ का निर्माण किया। जैसे आप देखेंगे कि अगर हम उत्तर में बात करें तो बद्रीनाथ का नाम आप जानते हैं। उत्तर में इन्होंने बद्रीनाथ नामक मठ का निर्माण किया। इसके बाद दक्षिण में इन्होंने श्रृंगेरी नामक मठ का निर्माण किया। उत्तर में बद्रीनाथ, दक्षिण में श्रृंगेरी नामक। फिर उसी तरह से पूरब की दिशा में देखेंगे तो पुरी नामक स्थान के इन्होंने, पुरी नामक मठ का इन्होंने, पुरी जो स्थान है पावापुरी, तो उस पुरी नामक स्थान पे इन्होंने पुरी नामक मठ का गठन किया। फिर यहाँ पश्चिम में देखेंगे द्वारिका नामक स्थान पे इन्होंने एक मठ बनवाया। और इस तरह से इन्होंने 4 दिशाओं में, चारों दिशा में, अलग अलग दिशाओं में इन्होंने मठ का निर्माण किया। और सीधे शब्दों में जाने तो इन्होंने धर्म प्रचार के लिए, हिंदू धर्म के लिए, उत्थान के लिए इन्होंने काफ़ी हद तक प्रयास किया। इसलिए इनको यहाँ भक्ति आंदोलन में काफ़ी एक लोकप्रिय योगदान के स्थान के रूप में इनको समझा जाता है कि इन्होंने एक बहुत ही लोकप्रियता अपनी हासिल की। भक्ति आंदोलन को बढ़ाने में इन्होंने बहुत बड़ी भूमिका निभाई। फिर इसके बाद आप देख रहे हैं तीसरा प्रश्न की बात करें, खिलाफत आंदोलन क्या था? खिलाफत आंदोलन क्या था? तो खिलाफत आंदोलन सुनने से ही आपको पता चल जाता है कि खिलाफत शब्द का जो हम प्रयोग करेंगे इसमें मोहम्मद अली और शौकत अली का नाम सबसे पहले आता है। एक है मोहम्मद अली, उसके बाद है आपके शौकत अली, यानी कि दोनों का नाम, यहाँ दोनों जो महान व्यक्ति हैं मोहम्मद अली और शौकत अली के नेतृत्व में अगर हम भारत की बात करें तो भारतीय मुसलमानों के बीच एक व्यापक आंदोलन का यह रूपरेखा समझा जा सकता है। इस आंदोलन के तहत जैसे इसमें कहा गया है कि आंदोलन क्या था, तो इनकी अगर मांगों को हम देखें तो सबसे पहले अगर मांग इनकी थी तो पहले के जो ऑटोमन साम्राज्य हुआ करता था, इस ऑटोमन साम्राज्य के सभी इस्लामी पवित्र स्थानों की बात यहाँ की गई है इस खिलाफत आंदोलन में, कि जो भी ऑटोमन साम्राज्य के सभी इस्लामी स्थानों पर तुर्की साम्राज्य, यानी कि तुर्की जो सुल्तान थे, अथवा जिसको हम खलीफा कह सकते हैं, तुर्की सुल्तान के रूप में जिसको हम खलीफा के नाम से जान सकते हैं, उस खलीफा का नियंत्रण बना रहे। इस खिलाफत की सोच थी, इस खिलाफत की मांग थी। फिर यहाँ दूसरी बात कही जाती है कि जजीरात उल अरब, अर्थात इसमें हम कह सकते हैं कि अरब की बात, अरब देश, सीरिया देश, इराक देश और फिलिस्तीन देश, यानी जजीरात उल अरब, अरब, सीरिया, इराक और फिलिस्तीन,
यानी यहाँ 4 देशों की बात की जाती है कि इस्लाम संप्रभुता के अधीन रहें और खलीफा के पास इतना बड़ा क्षेत्र दे दिया जाए, खलीफा के लिए इतना बड़ा क्षेत्र अवश्य दे दिया जाए कि वो इस्लामी विश्वास को सुरक्षित रखने में सफलता हासिल करे। और इसी खिलाफत आंदोलन का सक्रियता के रूप में अगर देखा जाए तो कांग्रेस का भी बहुत ही सक्रिय समर्थन रहा। फिर यहाँ गांधी जी की बात हम करते हैं। खिलाफत आंदोलन के जो सक्रिय भूमिका में गांधी जी की भी स्थान आता है। गांधी जी भी असहयोग आंदोलन में, जो इन्होंने असहयोग आंदोलन भारत में शुरू किया था, इसमें हिंदू मुस्लिम के एकता को स्थापित करने के लिए, एकता को कायम करने के लिए इस आंदोलन को साथ में मिलाने का काम किए थे गांधी जी भी। फिर इसके बाद हम बात करते हैं, जो चौथे प्रश्न की बात करते हैं हम। तो चौथे प्रश्न में है कि विभाजन के खिलाफ गांधी जी की क्या दलील थी। तो विभाजन के खिलाफ गांधी जी तो थे, यह बात आप भली भांति समझ रहे हैं, आप पाठ्य पुस्तक में ही पढ़े हुए हैं कि गांधी जी की कभी यह सोच नहीं थी कि भारत और पाकिस्तान का निर्माण हो। गांधी जी हमेशा चाहते थे कि हमारा देश एकता और संप्रभुता की बंधन में बंधा रहे। गांधी जी इसके काफ़ी विरोधी थे। इनकी यहाँ तक कि कथन है, आप देखेंगे आपके पाठ्यपुस्तक में मिलेगा कि गांधी जी का कथन है कि अगर पाकिस्तान का निर्माण होगा तो मेरी कब्र पे होगा, पाकिस्तान नया बनेगा, हिंदुस्तान से अलग अगर पाकिस्तान का निर्माण होता है तो मेरी कब्र पे बनेगा। लेकिन क्या ऐसा संभव हो पाया? बिल्कुल नहीं, क्योंकि गांधी जी के विचार से, गांधी जी के सोच के खिलाफ में यह कार्य हुआ। इसके बाद अगर हम कहें कि भारत की राष्ट्रीय एकता और अखंडता की बात जैसे गांधी जी के यह खिलाफ में हुआ था, तो गांधी जी ने विभाजन का खिलाफ तो किया था, क्योंकि इनका एक ये भी सोच था कि अगर ऐसा होता है तो भारतीय एकता और भारतीय अखंडता के खिलाफ में कार्य होगा। इनकी एक ये भी सोच थी कि यदि कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव हमारे देश में रहेंगे, मौजूद रहेंगे, हमारे देश में बने रहेंगे, तो इस देश को ही कैबिनेट मिशन महान बना सकता है। कैबिनेट मिशन के बिना हमारा देश महान हो ही नहीं सकता है। इसके साथ साथ उनकी यह भी राय थी कि कैबिनेट मिशन ही एकमात्र यंत्र है जिस यंत्र के माध्यम से हम अपने देश को महान ही नहीं बल्कि अपने देश के कष्टों को, अपने देश के दुखों को दूर कर सकते हैं। तो इस तरह की बातें थी, इस तरह की सोच थी गांधी जी की। फिर अगर आप देखते हैं 5वें प्रश्न, जो यह लघुत्तरीय में ही सब कुछ अभी दर्शाए गए हैं कि भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को क्यों लागू किया गया। तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि भारतीय संविधान बनाने में कुल 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन का समय लगा था। 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन के समय के बीच यह 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ। हमारे देश का संविधान जो था 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ। लेकिन 1949 को क्या हमारा संविधान जब बनकर तैयार हुआ तो हमारा देश संविधान लागू करने के हक में नहीं था? क्या देश में संविधान की जरूरत नहीं थी? तो थी, लेकिन एक यहाँ पे बातें थी कि कभी 26 जनवरी 1930 ईस्वी को हम पूर्ण स्वराज्य के रूप में जो हम मांग किए थे, तो 26 जनवरी 1930 को प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाए थे। 26 जनवरी 1930 को प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाए थे, लेकिन हम स्वतंत्र नहीं हुए थे। और यह 26 जनवरी का जो दिन था, यह दिन बहुत ही महत्वपूर्ण था, क्योंकि प्रथम स्वतंत्रता दिवस के रूप में हम मनाए हुए थे, झंडा तोलन किए हुए थे। हमारे देश के जो महान विभूति थे, इन लोगों ने झंडा तोलन करके देश में आज़ादी घोषित किया था। लेकिन जब यह संभव नहीं हो सका, उसके बाद भी हम गुलाम बने रहे, तो 26 नवंबर 1949 को जब हमारा संविधान तैयार हो गया, तो 26 नवंबर 1949 को आंशिक संविधान लागू किया गया। यानी कि संविधान का कुछ आर्टिकल्स को लागू किया गया, लेकिन बाकी के जो आर्टिकल्स थे, इसके लिए एक शुभ मुहूर्त देखा गया कि शुभ मुहूर्त कब पड़ेगा। तो 26 नवंबर के बाद, नवंबर तो ख़त्म ही होने जा रहा है, फिर आपका दिसंबर और जनवरी, 2 महीने का अंतराल, इसलिए 2 महीने का अंतराल को लेकर 26 जनवरी 1950 को इस संविधान को लागू कर दिया गया। 26 जनवरी 1949 को, यानी कि बनकर तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 को, लेकिन बनकर तैयार हुआ 26 जनवरी 1950 को, इसे लागू कर दिया गया। 26 नवंबर 1949 को बनने के बाद 26 जनवरी 1950 को, अतः यह पूरी तरह से कहा जाता है 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया, इतने यानी 2 महीने के बाद। तो इस तरह से इसके बाद के और भी हैं, यानी कि 6ठा प्रश्न, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां। तो इसमें 6ठे प्रश्न में देखेंगे कि सिंधु घाटी के लोगों की नगर व्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं क्या थी। सिंधु घाटी के लोग, तो सिंधु घाटी के लोगों के बारे में आप जानेंगे कि सिंधु घाटी जो सभ्यता है, यह सभ्यता बहुत ही प्रसिद्ध और बहुत ही महत्वपूर्ण हमारे इतिहास के पाठ्यपुस्तकों में देखा जाता है, क्योंकि
हड़प्पा की सभ्यता की बात करेंगे, मोहनजोदड़ो की सभ्यता की बात करेंगे, चाहे कालीबंगन की सभ्यता की बात करेंगे, चाहे लोथल की सभ्यता की बात करेंगे, यह सब सिंधु घाटी सभ्यता की ही देन रही है। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगन और लोथल। अगर कहा जाए कि यह सभ्यता जो थी, इसकी नगर व्यवस्था किस प्रकार की बनी हुई थी, सिंधु घाटी की सभ्यता की नगर व्यवस्था यह एक सुनियोजित ढंग की बनी हुई थी। ऐसे सुनियोजित ढंग की बनी हुई थी कि यहाँ जो सड़कें बनी हुई थी वह सड़कें 90 डिग्री के समकोण पे काटती थी। और एक इतिहासकार की बात करें, यानी डॉक्टर मैके की बात करते हैं, तो डॉक्टर मैके कहते हैं कि इतनी सुनियोजित ढंग की यह सड़कें बनी हुई थी कि वायु का झोंका जो होता था, हवाओं का झोंका होता था, इस सड़क को स्वतः ही बुहारने का काम करता था। यह सड़क स्वतः ही साफ हो जाया करता था। यानी कि इस तरह का बना हुआ था कि सड़कें पे हवाओं का जो प्रभाव आता था, सड़कों को साफ करके लेके चला जाता था। इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि यह नगर की सुनियोजित ढंग इस प्रकार से थे कि यहाँ नालियाँ जो बनाई गई थी, बहुत ही बड़े आकार की नालियाँ बनाई जाती थी। इतने बड़े आकार की बनाई जाती थी, यानी कि घर के प्रत्येक घरों के सामने नालियाँ होती थी और वह नालियाँ ढकी होती थी, वह आकार में बड़ा होता था। और इस नाली के चलते नाली की सफाई करने में भी काफ़ी सुविधाएं होती थी, तो इसे आसानी से साफ कर लिया जाता था। फिर वहाँ भवन इस ढंग के बनाए जाते थे, यानी कि भवन को ऊंचा से ऊंचा बनाने पे रोक लगा हुआ था। भवन को बनाने का एक सीमित दायरा था कि उससे ऊपर आप नहीं बना सकते थे और उसमें रुकावट थी। इसके साथ साथ गांव में जैसे मनके बनाना, मटके बनाना, यानी जो कारखाने होते थे, धूम्र के कारखाने होते थे, वह गांव में रखने का प्रबंध नहीं था, उसे गांव से बाहर रखा जाता था। तो इस तरह के वहाँ के नगर सुनियोजित थे, नगर का विकास हो रहा था। यह सारी स्थितियाँ थी सिंधु घाटी के निवासियों के लिए। फिर यहाँ अगला प्रश्न यानी 7वें प्रश्न में देखेंगे, अकबर ने जजिया कर क्यों समाप्त किया? अकबर ने जजिया कर क्यों समाप्त किया? तो अकबर हमारे भारतवर्ष के मुगल वंश का सबसे महान सम्राट के रूप में जाना जाता है। यानी मुगल वंश के महान सम्राट इसलिए कहा जाता है क्योंकि वह एक राजनीतिक चिंतक, एक उच्च कोटि का राजनीतिक चिंतक था। पढ़ा लिखा भले ही कम था, लेकिन उसके सूझबूझ और सोच जो थी उच्च कोटि का राजनीतिक चिंतक के रूप में था। प्रशासनिक संगठन भी वह बनाने में काफ़ी हद तक सक्षम था। सांस्कृतिक विकास के लिए वह विशेष रूप से जाना जाता है। अकबर के बारे में अगर हम ऐसे भी बात करें तो अकबर धार्मिक असहिष्णुता वाला व्यक्ति था और इसलिए वह चाह रहा था कि सभी धर्मों को समान रूप से जब तक हम अपने देश में प्राथमिकता नहीं देंगे तब तक मेरा राज्य सुनियोजित ढंग से नहीं चल सकता है। क्योंकि उसके राज्य में 9 रत्न हुआ करते थे और 9 रत्न जो होते थे इसके एक विशेष सलाहकार के रूप में जाने जाते थे। और 9 रत्न का यह भी काम होता था कि अकबर को एक विशेष रूप से सुझाव देना। अकबर उनके सुझावों का भी भली भांति इज्जत करता था, मानता था। और इस तरह से वह धार्मिक असहिष्णुता होने के साथ साथ उसने देखा कि अगर हम जजिया कर को समाप्त कर देते हैं तो निश्चित रूप से हमारे देश में जो गैर मुसलमान हैं वे हमारे प्रति सजग रहेंगे, हमारे प्रति उनका कोई भेदभाव नहीं रहेगा। इसलिए अकबर ने जजिया कर को समाप्त कर दिया। पुनः इसके बाद जो प्रश्न दिए गए हैं आपको, यानी 8वें प्रश्न दिए गए हैं चंद्रगुप्त द्वितीय, अर्थात इसको इस महान सम्राट को चंद्रगुप्त द्वितीय जैसे महान सम्राट को विक्रमादित्य की उपाधि से भी संबोधित किया जाता है। इनके उपलब्धियों को वर्णन करना है। चंद्रगुप्त द्वितीय अर्थात विक्रमादित्य के उपलब्धियों को वर्णन करें। तो आप जानते हैं कि भारतीय इतिहास में यह गुप्त वंश सबसे महत्वपूर्ण वंश के रूप में जाना जाता है। गुप्त वंश की महत्व इतना हद तक महत्व का माना जाता है कि राजनीतिक चिंतन में अगर कहा जाए कि गुप्त वंश ने बहुत ही राजनीतिक कार्यों को सुनियोजित ढंग से करने का काम किया है। ऐसे गुप्त वंश ने सुनियोजित ढंग से काम किया है कि किसी भी राज्य पे वो हमला जो किया है उस हमला में उसे विजय हासिल हुआ है। और वह युद्ध में विजय हासिल करने के लिए, जैसे आप उदाहरण के तौर पर देखेंगे कि शकों पे जब हमला किया तो शकों पे हमला किया तो शक पे विजय प्राप्त कर लिया, शक साम्राज्य को अपने साम्राज्य में मिला लिया। फिर आप देखेंगे कुषाण पे अवंती के जो क्षत्रप हुआ करते थे तो अवंती के क्षत्रपों पे चंद्रगुप्त द्वितीय ने अर्थात विक्रमादित्य ने हमला किया तो यहाँ पे विजय हासिल कर लिए। खटपारिका गण के ऊपर भी जब उन्होंने हमला किया तो खटपारिका गढ़ पे भी उन्होंने विजय प्राप्त कर लिया। फिर पश्चिम में बल्ख की बात करें कि पश्चिम में बल्ख से लेकर पूरब में पूर्वी बंगाल तक की बात करते हैं कि इसका पूरा अपना साम्राज्य फैला हुआ था। शासन
काल में अगर हम देखें कि विक्रमादित्य का शासनकाल जो था, यह शासनकाल मुख्य रूप से शासनकाल का महत्वपूर्ण एक तरह का विशेष शासनकाल माना गया है, साहित्यिक काल माना गया है, विज्ञान का काल माना गया है। और इस काल में, इस समय में वैष्णव धर्म को विकास करने का बहुत महत्वपूर्ण योगदान मिला है, अर्थात इसी काल में वैष्णव धर्म का ज़्यादा विकास हुआ है। इसके अगर हम पांचवें बिंदुओं पर विचार करें, पांचवें पॉइंट पर विचार करें, तो हम स्पष्ट शब्दों में कह सकते हैं कि यह गुप्त वंश हुआ करता था। इस गुप्त वंश में चतुर्दिक विकास का काम हुआ है और इतना डेवलप हुआ है गुप्त वंश कि इस डेवलप के कारण ही इस वंश को स्वर्ण काल के नाम से भी जाना जाता है, जो हमारे इतिहास में स्वर्ण युग के रूप में भी इसे देखा गया है, स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है। फिर 9वें प्रश्न में अगर हम देखते हैं कि 9वां प्रश्न जो है, अल-बरूनी के यात्रा का क्या उद्देश्य था। अल-बरूनी के यात्रा का क्या उद्देश्य था, तो इसमें हम देखेंगे अल-बरूनी की यात्रा में कि भारतीयों के प्रति अल-बरूनी जो था एक अपने तरह से गहन विचारधारा रखता था, गहन सहानुभूति रखता था। गहरे रूप से वह सहानुभूति के प्रति भारतीयों पे वह अपना सहानुभूति दर्शाने का काम करता था। विशुद्ध रूप से वैदिक और वैज्ञानिक तरीकों से उसके अंदर जो भारतीय ज्ञान विज्ञान था, भारतीय ज्ञान की शिक्षाएं थी, वह विशुद्ध वैज्ञानिक होने के कारण वह इस विशुद्ध और वैज्ञानिक जिज्ञासा से काफ़ी ही प्रेरित था, जिसका नाम अल-बरूनी है। भारतीयों के प्रति, भारतीय जो हुआ करते थे, इसके प्रति उसके चिंतन की जो पद्धति थी, चिंतन का जो तत्व था, अल-बरूनी काफ़ी चिंतन किया करता था। इस चिंतन के तत्वों को समझने का प्रयास करता था कि आखिर में वह कौन सा तत्व है, कौन सी परिस्थिति है कि भारतीय इतने अच्छे चिंतक और विचारधारक हैं। अपने धार्मिक जो विचारधाराएं थी, उसकी दार्शनिक विचार थे, यानी हमारे देश की जो धार्मिक विचारधाराएं, दार्शनिक विचारधाराएं, वह काफ़ी ही इससे प्रभावित हुआ था और इतना प्रभावित हुआ था कि तुलनात्मक धर्म का उसने अध्ययन किया, यानी अपने धर्म से इस धर्म की तुलना किया और तुलनात्मक धर्म का अध्ययन किया। और यात्रा का उद्देश्य इसका यही था कि धर्म और दर्शन का अध्ययन कर लेना, क्योंकि भारत में जब आया तो देखा कि यहाँ का धर्म क्या है और यहाँ का दर्शन क्या है, इसका अध्ययन करने का उसने बेहतर कोशिश किया। फिर अगला प्रश्न है आपका 10 नंबर प्रश्न जो यहाँ पे दर्शाया गया है, कलिंग युद्ध पर अशोक का क्या प्रभाव पड़ा। कलिंग युद्ध पर अशोक का क्या प्रभाव पड़ा। तो कलिंग युद्ध आप समझ रहे हैं कि अशोक अपने जीवन का सबसे अंतिम युद्ध लड़ा था, उस युद्ध का नाम था कलिंग युद्ध। इस कलिंग युद्ध में जो आज उड़ीसा नामक राज्य का नाम सुनते हैं, या उड़ीसा नामक राज्य जो कलिंग हुआ करता था, इस युद्ध में उसने अपने आप को बहुत तरह का परिवर्तन कर दिया। इसके बाद उसने न तो कोई युद्ध लड़ा, न किसी युद्ध के बारे में सोचा, क्योंकि उस युद्ध में इतना रक्तपात हुआ, इतनी खून दिखाई दिया उसे कि उसका मन बदल गया, उसका हृदय परिवर्तित हो गया। उसने सोचा कि आजीवन अब हम कभी युद्ध कर ही नहीं सकते हैं, और इस तरह से उसने धर्म विजय हासिल किया। धर्म विजय में आप समझ रहे हैं, यानी कि अगर हम इसमें बिंदुवार देखते हैं कि धर्म विजय क्या था, तो धर्म विजय का मतलब कि जिस धर्म को समझता था, मानता था, उस धर्म से उसने अपने आप पे वो विजय हासिल किया। और अपने दूसरे बिंदुओं में अगर हम कहें तो धर्म परिवर्तन कर लिया, यानी कि बौद्ध धर्म को उसने ग्रहण कर लिया। पहले वह जिस धर्म का मतावलंबी था, जिस धर्म को समझता था, उसे लगा कि बौद्ध धर्म ही एक ऐसा धर्म है जिसमें रक्तपात की बातें नहीं कही गई है, अर्थात इसमें सीधे साधे ज़िंदगी जीने की बात कही गई है, और किस तरह से ज़िंदगी को जीना है, इन सारी चीज़ों को उसने देखा और बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया। फिर उसने दूसरे बिंदुओं पर, अगर हम इसके अगले बिंदु यानी तीसरे बिंदु पर विचार करते हैं, तो जीवन शैली में परिवर्तन कर लिया। अशोक का जीवन शैली इस प्रकार से हो गया कि वह एकदम सीधा साधा इंसान के रूप में जीवन व्यतीत करने लगा। वह अपने आप को एक साम्राज्य का सम्राट होने के साथ साथ वह एक साधारण जीवन व्यतीत करने का सोच रखने लगा, और इस तरह का वह जीवन जीने लगा। फिर अगर हम कहें चौथे बिंदुओं के रूप में, तो उसने अपने सैनिक शक्ति को निर्बल बना दिया, अर्थात जब उसे युद्ध नहीं लड़ना था, युद्ध नहीं करना था, तो उसने सैनिक शक्ति को बस उतना ही के काम के लिए रखना शुरू किया कि अपने राज्य की बस सुरक्षा हो सके, राज्य के लिए सैनिक जो ज़रूरत था उतना ही हो सके। सीमा को आगे बढ़ाने के लिए सैनिक का उसने मनोनयन यानी कि उसका चयन करना छोड़ दिया, जिसके कारण उसका सैनिक शक्ति भी क्या विचार करेंगे कि भारत में
हम 11 नंबर प्रश्न में दिए हैं कि भारत में उपनिवेश की स्थापना के 4 कारण लिखे। उपनिवेश तो आप समझ रहे हैं, उपनिवेश का मतलब कि जैसे अंग्रेज आए हमारे लिए उपनिवेश थे। तो भारत में उपनिवेश की स्थापना के 4 यहाँ तर्कों को लिखना है, 4 कारणों को लिखना है। तो 4 कारणों में आप छोटे छोटे कारणों को देंगे कि हमारे यहाँ कच्चे माल की प्राप्ति थी। भारत में उपनिवेश की स्थापना के 4 कारण महत्वपूर्ण हैं, जिसमें सबसे पहले आप लिखेंगे कच्चे माल की प्राप्ति। चूँकि यहाँ पे कच्चे माल बहुत प्रचुर मात्रा में प्राप्त हो जाते थे, इसलिए उपनिवेशों का यहाँ पे रहना और संभव लगा, यानी कि पहला पॉइंट हो गया। दूसरा आप देखेंगे तैयार माल की खपत। हमारा देश बहुत विशाल था, उस समय एक सोने की चिड़िया के रूप में जाना जाता था, और सोने की चिड़िया के रूप में हमारे यहाँ उपनिवेशों द्वारा जो तैयार माल हो जाता था, उस तैयार माल का खपत बहुत तेज़ी से होता था, बहुत बेहतर ढंग से होता था। वे मनमाने दामों पे अपने वस्तुओं को बेच लिया करते थे। तीसरा पॉइंट अगर हम देते हैं कि ईसाई धर्म का प्रचार, चूँकि भारत में उस समय भी रूढ़िवादी विचारधाराएं हुआ करती थी। हिंदू धर्म इतना जटिल स्थिति में था कि वे आसानी से समझ रहे थे कि यहाँ पे अगर हम चाहें तो ईसाई धर्म का प्रचार कर सकते हैं, ईसाई धर्म का प्रसार कर सकते हैं, और इसलिए यह भारत जैसा देश उनको बहुत ही उचित लगा, और यहाँ ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार हेतु उन लोगों ने बेहतर समझा। फिर आप देखेंगे कि समृद्धि की लालसा, चूँकि यूरोपीय कंट्रीज को पहले से ही बनी हुई थी, ईसाइयों को पहले से बनी हुई थी कि हमें समृद्ध होना है, यानी कि धन के क्षेत्र में भी समृद्ध होना था, अपने धर्म को प्रचार करने के क्षेत्र में भी समृद्ध होना था। तो भारत ही एक ऐसा मुल्क उनको दिख रहा था, इसके अलावा भी और मुल्क था, ताकि भारत के साथ वह समृद्धि प्राप्त करने हेतु यहाँ पे अपने स्थापना करने का उद्देश्य समझा। फिर यहाँ अगले प्रश्न की अगर हम जिक्र करते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य ने किस प्रकार मौर्य वंश की स्थापना की, भारत में मौर्य काल की स्थापना का क्या महत्व है, भारत में मौर्य वंश की स्थापना का क्या महत्व है। तो चंद्रगुप्त मौर्य को आप जानते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी, और यह मौर्य वंश बहुत ही महत्वपूर्ण रहा हमारे देश के लिए, ताकि इसमें एक से एक जो राजा हुए, अंतिम के जो राजा जिसका हम जिक्र करेंगे लास्ट में कि अशोक, जिसे हम महान सम्राट के रूप में भी जानते हैं, और चंद्रगुप्त मौर्य ने भी जिसके संगत से, जिसके चालाकी से, जिसके सूझबूझ से अपने इस देश में मौर्य वंश की स्थापना किए थे। जैसे चाणक्य का नाम आप जानते हैं, तो सिकंदर का वापस लौट जाना, जैसे सिकंदर महान पूरे विश्व का सम्राट बनना चाहता था, पूरे विश्व को सम्राट के लिए अपने आप में एक तरह का महत्वाकांक्षा रखा हुआ था, और उसने सफलतापूर्वक प्रयास भी किया था। और इस स्थिति में जब वो भारत से वापस लौट गया, और भारत से वापस लौटा, तो उसके बाद उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के बाद जैसे आप जानते हैं कि यूनानी लोग थे, यूनानी लोगों का वर्चस्व हमारे देश में बना हुआ था। यूनानियों के विरुद्ध नेतृत्व करने वाला एक कुशल योग्य व्यक्तित्व की जरूरत था, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य कुशल व्यक्तित्व वाला व्यक्ति निकला, और इस तरह से यूनानियों का विरोध करने लगा। यूनानियों के विरोध से हमारे देशवासी जो थे काफ़ी ही उसको पसंद करने लगे थे। उसका एक सुयोग्य परामर्शदात्री के रूप में, जिसका नाम हम जानते हैं कि चाणक्य हुआ करता था, एक सुयोग्य परामर्शदात्री के रूप में था। उसके परामर्श के हिसाब से चंद्रगुप्त मौर्य जो थे अपने शासन काल को स्थापित करने का भी काम किए थे। 322 ईस्वी पूर्व में अशोक का, जो यहाँ हम देखेंगे कि अशोक के जो पूर्वज अर्थात चंद्रगुप्त मौर्य थे, चंद्रगुप्त मौर्य की स्थापना, चंद्रगुप्त वंश यानी कि मौर्य वंश की स्थापना जो हुआ 322 ईस्वी पूर्व में यूनानियों को हराने के बाद हुआ, और स्वयं पंजाब के वो सम्राट अपने आप को घोषित कर लिए चंद्रगुप्त मौर्य। और एक महत्व इनका इस तरह का था कि जैसे अगर हम कहें कि यहाँ भारत में मौर्य वंश की स्थापना का क्या महत्व रहा है, तो यूनानियों का उत्तर पश्चिम से साम्राज्य को समाप्त कर दिया गया चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। यूनानी साम्राज्य थे, तो उत्तर और पश्चिम से इनका यूनानियों का साम्राज्य समाप्त कर दिया गया। अगर दूसरी बात हम करें, दूसरे महत्व की बात बताएं, तो पूरे भारत को राजनीतिक एकजुटता, राजनीतिक एकरूपता, राजनीतिक रूप से बांधने का काम भी चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। इसके बाद तीसरा अगर हम महत्व की बात करें, तो चाणक्य जैसा एक महान कूटनीतिज्ञ, महान राजनीतिज्ञ, महान व्यक्तित्व जिसने अर्थशास्त्र जैसे महान ग्रंथ की रचना की है, अर्थात चंद्रगुप्त मौर्य के समय में उनके सलाहकार के रूप में जाने गए। इसके बाद अगर देखें तो जैसे मैंने पहले ही जिक्र किया था
कि चौथा सबसे महत्वपूर्ण सम्राट, यानी कि भारत का सबसे महत्वपूर्ण सम्राट, जो उसके जैसा भारत का कोई सम्राट नहीं हुआ, अशोक महान की बात अगर हम करें, अशोक सम्राट की बात करें, तो ऐसा सम्राट इसी वंश की देन है, इसी वंश की उपज है। तो इस तरह से इस मौर्य वंश के महत्व बढ़ जाते हैं, मौर्य वंश की काफ़ी महत्व और बढ़ जाते हैं। इसके बाद है नेक्स्ट प्रश्न में कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म की शिक्षाओं में अंतर स्पष्ट करें। दोनों की शिक्षाओं में अंतर है। बौद्ध धर्म, जैन धर्म कुछ बातों में तो समान दिखता है, कुछ मतों में समान नजर आता है, लेकिन कुछ बातों में भिन्न दिखता है। दोनों की शिक्षाओं में अंतर है, दोनों के अस्तित्व में अंतर है, दोनों के विचारधाराओं में अंतर है, और कुछ बातों में एकरूपता भी दिखती है। तो इसमें हम जैसे देखेंगे कि बौद्ध धर्म जब लिखने की बात आएगी तो इसमें लिखेंगे बौद्ध धर्म और जैन धर्म में के प्रमुख, यानी कि इसके शिक्षा है, शिक्षाओं में अंतर, इसके धर्म की शिक्षाओं में अंतर निम्न किए जा सकते हैं, जिसमें एक तरफ आप लिखेंगे बौद्ध धर्म, एक तरफ लिखेंगे जैन धर्म। बौद्ध धर्म में 1 नंबर में लिखेंगे कि ईश्वर का अस्तित्व में बौद्ध धर्म विश्वास करता है। बौद्ध धर्म के स्थिति में लिखेंगे ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास करता है। बौद्ध धर्म जो होता है ईश्वर के अस्तित्व में मौन रहता है, चुप रहता है, बोलता तक नहीं है, अर्थात इस अस्तित्व में विश्वास करता है। लेकिन वहीं देखते हैं जैन धर्म में ईश्वर का अस्तित्व में विश्वास नहीं होता है, किसी तरह का ईश्वर का अस्तित्व नहीं है इस धरती पे, इस चीज़ को जैन धर्म वाले मानते हैं। पुनः अगर हम दूसरे बिंदुओं पर बात करें तो पूजा पाठ, भजन कीर्तन, बौद्ध धर्म वाले उसको व्यर्थ समझते हैं, व्यर्थ मानते हैं। वही समानता जैन धर्म में भी देखी जाती है कि प्रार्थना नहीं करना है, तप नहीं करना है, व्रत नहीं करना है, मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो अहिंसा पर बल दिया जाता है बौद्ध धर्म में। बौद्ध धर्म में अहिंसा पर बल दिया जाता है। यज्ञ पे अविश्वास प्रकट किया जाता है, विश्वास नहीं होता है बौद्ध धर्म में। वही चीज़ है जैन धर्म में। इसके जैन धर्म के तीसरे बिंदुओं पर हम विचार करें तो इसमें जो है अहिंसा पर अत्यधिक बल दिया जाता है, यानी बल इसमें भी दिया जाता है अहिंसा पर, लेकिन अत्यधिक बल दिया जाता है और जड़ पदार्थों में जीवन का आभास समझा जाता है कि जड़ पदार्थ में ही जीवन है। हम 5वें बिंदुओं की बात करते हैं कि संघ, अगर हम बौद्ध धर्म की स्थिति में लिखेंगे तो संघ को धर्म का प्रचार माध्यम बनाने का काम करता है बौद्ध धर्म। मठों में अध्ययन अध्यापन का कार्य किया जाता है। लेकिन जैन धर्म में जो होता है कि इसमें किसी तरह का कोई संघ नहीं होता है, लेकिन धर्म को प्रचार करने वाले प्रचारक होते हैं, धर्म को प्रचार करने वाले लोग हैं। फिर यहाँ 6ठे बिंदुओं पर अगर हम विचार करते हैं तो बौद्ध धर्म का प्रचार जो था, प्रसार जो था, वह अपने देश के अलावा विदेशों तक भी पहुंचा। विदेशी यात्री भी यहाँ से बौद्ध धर्म को लेके गए, अपने देशों में बौद्ध धर्म की स्थापना किए, अर्थात देश और विदेश तक भी रहा। लेकिन जैन धर्म केवल भारत में और सिर्फ भारत के सामने यहाँ प्रस्तुत है। बंगाल में भक्ति आंदोलन के विकास का संक्षेप में वर्णन करें। बंगाल में भक्ति आंदोलन के विकास का संक्षेप में, तो बंगाल में भक्ति आंदोलन जो हुआ, इसमें सबसे पहले आप जानते हैं कि बंगाल की स्थिति ऐसी थी कि वहाँ श्री कृष्ण की भक्ति भावना में लोग लीन थे। श्री कृष्ण के भक्ति भावना में उनकी भक्ति भावना की लहर पूरे बंगाल में चल रही थी। प्रारंभिक वाद प्रतिवाद वहाँ पे चल रहे थे। विद्यापति ठाकुर और चंडीदास का नाम आप जानेंगे कि विद्यापति ठाकुर और चंडीदास वल्लभ के ही समकालीन हुआ करते थे और वल्लभ के समकालीन थे। और इन्हीं के समकालीन चैतन्य महाप्रभु जो थे, चैतन्य महाप्रभु जिनका समय अवधि जो है 1485 से लेकर 1533 के बीच के काल को समझा जाता है कि 1485 से लेकर 1533 का काल रहा है चैतन्य महाप्रभु जी का। तो ये कृष्ण के भक्ति भावना में बहुत ही लीन थे। कृष्ण के भक्ति भावना के वे प्रतिपादक के रूप में जाने जाते हैं। नवद्वीप के एक ब्राह्मण परिवार में जन्मे चैतन्य महाप्रभु जी जो हैं स्वयं कृष्ण को एक अपने आप में अवसार समझते थे। कृष्ण के भक्ति भावना में वे समझते थे, उनका मानना था। और इस कारण से वह एक तरह से सन्यासी होने के बाद वे बंगाल के लिए बहुत महत्वपूर्ण कार्यों को किए और बाद में वे बंगाल को छोड़ के चले गए। बंगाल को छोड़ के कहाँ चले गए तो उड़ीसा में चले गए। उड़ीसा के पावापुरी नामक यानी पुरी नामक स्थान पे चले गए। और उड़ीसा के जब पुरी में वो चले गए, वहाँ जाना उनके लिए एक तरह से भगवान, जैसे जगन्नाथ पावापुरी में भगवान जगन्नाथ की पूजा की जाती है, उनकी उपासना करना एक तरह से धर्म प्रतीकों का, अर्थात यहाँ पे जो ये प्रश्न दिया गया बंगाल में भक्ति आंदोलन, तो बंगाल के साथ इनकी भक्ति आंदोलन जो था यहाँ उड़ीसा तक पहुँच गया और उड़ीसा तक पहुँचा और वे अपने
आपको जगन्नाथ के यानी भगवान जगन्नाथ की उपासना में अपने आप को इतना लीन कर लिए कि गौड़ के जो हुसैन शाह हुआ करते थे, उनके मुख्यमंत्री, गौड़ के जो राजा हुसैन शाह थे, उनके मुख्यमंत्री को और मुख्य जो मुंशी हुआ करते थे, उनके सहित अनेक लोगों को उन्होंने धर्मपरायण यानी धर्म परिवर्तन कराने का कार्य किया और भक्ति आंदोलन के माध्यम से वे अपने धर्म को आगे बढ़ाने का, आगे प्रसिद्ध करने का इन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया। फिर यहाँ पे दिया गया है कि 15 नंबर प्रश्न में कि लॉर्ड माउंटबेटन ने विभाजन की योजना को लागू करने में क्या भूमिका निभाई। लॉर्ड माउंटबेटन ने विभाजन की भूमिका को लागू करने में क्या भूमिका निभाई थी। तो लॉर्ड माउंटबेटन के नाम सुनते हैं, जैसे भारत का विभाजन हुआ, भारत और पाकिस्तान का निर्माण हुआ, दो देशों का अलग अलग नामांकन होना, यानी लॉर्ड माउंटबेटन की भी ये भूमिका थी, जिसमें हम कह सकते हैं कि भारत विभाजन की योजना को लागू करने और उसे सही ढंग से उस पर, जैसे कांग्रेस जो थे, कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग को सहमति लाने के लिए सबसे बड़ी भूमिका लॉर्ड माउंटबेटन की रही है, क्योंकि कांग्रेस को इस विभाजन के प्रति सहमति लाना, इस विभाजन की बातों को मनवा लेना, यह लॉर्ड माउंटबेटन की महत्वपूर्ण एक भूमिका रही है। और लेडी माउंटबेटन ने, इस तरह से अगर हम कहें तो माउंटबेटन जो थे, इन्होंने इस विभाजन की भूमिका में इन लोगों को मनवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे अपने सूझबूझ और कूटनीति के माध्यम से। उनका अपना व्यक्तिगत प्रभाव था, इस व्यक्तिगत प्रभाव के माध्यम से, और इसके साथ साथ अगर हम कहें कि अगर वे 1 महीने के अंदर में अपने व्यक्तिगत प्रभाव को नेहरू और पटेल यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इन दोनों के ऊपर अपने व्यक्तिगत प्रभाव को, अपने व्यक्तिगत जो स्थिति था, इस तरह से उन लोगों के अंदर समाविष्ट किए कि वे दोनों विभाजन के लिए तैयार हो गए। और जब ये दोनों विभाजन के लिए तैयार हो गए तो इस तरह से अपने दोनों भी साथियों को, या और भी जो विभाजन के लिए तैयार हुए, इन सबको देखकर गांधी जी भी नहीं चाहने के बाद भी वे भी विभाजन के लिए तैयार हो गए। दुखी मन से ही कहें, खुशी मन से कहें, लेकिन गांधी जी नहीं चाहते थे कि विभाजन हो, लेकिन दुखी मन से ही गांधी जी विभाजन के लिए तैयार हो गए। अतः हम कहते हैं कि भारत का विभाजन इसी के कारण कर दिया गया, जिसमें लॉर्ड माउंटबेटन की भूमिका महत्वपूर्ण रही है। फिर अगले प्रश्न का अगर हम जिक्र करते हैं कि संघ सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची का संक्षिप्त विवरण दे, तो संघ सूची, राज्य सूची या समवर्ती सूची, ये 3 सूचियां हैं, 3 नियम हैं, 3 तरह के हमारे देश में संविधान में नियम बनाए गए हैं। और यह 3 नियम कौन कौन से हैं, जिसमें संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची क्या होता है, राज्य सूची क्या होता है, समवर्ती सूची क्या होता है, इन 3 बातों को हम समझेंगे अलग अलग ढंग से। तो संघ सूची, चूंकि इसमें 97 विषय को रखा गया है, संघ सूची में कुल 97 विषय को रखा गया है, जिसमें प्रतिरक्षा की विषय के रूप में अगर हम समझें तो इसमें प्रतिरक्षा है, विदेश नीति है, इसके बाद डाकतार है, टेलीफोन सेवाएं हैं, रेल मुद्रा है, बीमा है, विदेशी व्यापार, ये सब क्या है, संघ सूची के विषय है। इस संघ सूची के विषय में जैसे हम जानते हैं कि जिस विषय पर सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार का नियंत्रण हो, केंद्र सरकार ही इस पर अपना हस्तक्षेप रखे, केंद्र सरकार ही अपने इस नियम को माने या पूरे देश को मनवाए, इस सूची को हम संघ सूची के नाम से जानते हैं। दूसरा बात आ गया आपका संघ सूची के बाद राज्य सूची। राज्य सूची का मतलब हुआ कि राज्य सूची में चूंकि 66 विषय को रखा गया है, 66 सब्जेक्ट्स इसमें हैं, 66 विषय हैं। 66 विषय में जैसे कृषि होता है, पुलिस हो गया, जेल हो गया, चिकित्सा हो गया, स्वास्थ्य हो गया, सिंचाई हो गया, और मालगुजारी जैसे संबंधित कुछ बातें हो गई, इत्यादि इत्यादि और भी बातें होती है। अर्थात ऐसा विषय जिसमें सिर्फ और सिर्फ राज्य सरकार अपने नियम को बनाए, नियम को लागू कराए, ऐसे विषय को राज्य सूची के नाम से जाना जाता है। अर्थात वैसा विषय जिस पे राज्य सरकार का नियंत्रण हो, राज्य सरकार अपने नियमों को बनावे, अपने राज्य में लागू कराए, ऐसे विषय को राज्य सूची के नाम से जाना जाता है, जिसमें 66 विषय हैं। फिर इसके बाद आपका यहाँ तीसरा विषय होता है समवर्ती सूची। तो चूंकि समवर्ती सूची में 59 विषय रखे गए हैं, और 59 विषय जो है इसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के संयुक्त प्रयास से इस विषय को लागू किया जाता है, इस नियम को लागू किया जाता है, जिसमें केंद्र सरकार की भी सहमति होती है और राज्य सरकार की भी होती है। इसमें कुल 59 विषय हैं। इस विषय में जैसे शिक्षा हो गया, कृषि हो गया, चिकित्सा हो गया, इत्यादि इत्यादि और भी विषय होते हैं जो आपके समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं। फिर आपके अगले प्रश्न में जैसे दिया गया है कि अभिलेख से आप क्या समझते हैं, तो अभिलेख से आप क्या समझते हैं, तो इसमें अभिलेख का मतलब आप जानते हैं
शिलालेख को, पटलेख को पढ़ लेना, समझ लेना, पुरानी बातों को जान लेना, पुरानी बातों को समझ लेना ही अभिलेख, यानी कि वैसा लेख जिस समय जब लिखना पढ़ना नहीं पता था लोगों को, पत्थर पे कुछ बातें लिखी गई हो, पत्थर पे, अर्थात उनका लेख ही अलग ढंग का हुआ करता था। यानी सीधे शब्दों में आप समझेंगे कि जैसे अशोक के समय का जो लेख लिखा हुआ था, अशोक के समय का लेख लिखा हुआ था, वह लेख बहुत प्रयास के माध्यम से चार्ल्स प्रिंसेप ने, कहा जाता है कि 20 वर्षों तक लगातार उसने प्रयास किया था तो अशोक की बातों को पढ़ पाया था। जो पत्थर पर लिखे गए अभिलेख हैं, पत्थर पर लिखे गए लेख हैं, उस लेखों को लिखना और पढ़ना वही अभिलेख होता है। अर्थात वैसे अभिलेख जो पुराने समय में, पुराने कलाकृतियों, पुराने संस्कृति में, पुराने जो साम्राज्य हैं, उस साम्राज्य के बारे में जो लिखे गए हैं, वैसे लेखों को पढ़ना ही क्या कहलाता है? अभिलेख कहलाता है। जो चार्ल्स प्रिंसेप ने 20 वर्षों के अध्ययन के पश्चात जिस अभिलेख को पढ़ा था, उस अभिलेख के माध्यम से हम समझते हैं कि अशोक अर्थात वो मौर्य वंश का था। मौर्य वंश में जो चंद्रगुप्त मौर्य हुआ करते थे, उसके बाद जो हम चाणक्य की बात सुने, चाणक्य की बात समझते हैं, यह सब चार्ल्स प्रिंसेप का ही देन है कि हम समझ सके हैं, हम इतिहास के पन्ने को आगे बढ़ा सके हैं। फिर इसमें अगले प्रश्न में दिया गया है, दिगंबर और श्वेतांबर कौन थे? दिगंबर और श्वेतांबर, अब दो शब्दों को देखते हैं, दिगंबर और श्वेतांबर। दिगंबर जो 10 दिशाओं को ही अपना वस्त्र समझते हैं, अर्थात वे नंगे रहते हैं, और श्वेतांबर जो श्वेत वस्त्रों को पहनते हैं, वे श्वेतांबर होते हैं। अर्थात जो इस तरह से ये कौन से वर्षों के पश्चात कर्नाटक में जो भीषण अकाल पड़ा, भीषण अकाल के बाद थोड़ा सा यहाँ जैन धर्म में अस्थिरता उत्पन्न हो गई। अस्थिरता उत्पन्न होने के बाद जो भद्रबाहु स्थूलभद्र थे, दोनों जो थे, इनके बीच में थोड़ा सा विभाजन की स्थिति आने लगा, जिसमें भद्रबाहु क्या किए कि अपने पूरे साथियों के साथ या अपने पूरे जो शिष्य थे, शिष्यों को लेकर कर्नाटक की तरफ चले गए। लेकिन वहीं स्थूलभद्र जो थे, स्थूलभद्र वहीं मगध में ही रह गए, मगध के ही अपने पूरे शिष्यों के साथ मगध में रह गए। तो भद्रबाहु जो थे जब कर्नाटक चले गए तो वहाँ पे इन लोगों के पास बहुत परेशानियाँ थी, बहुत मुश्किलें थी, जिसके कारण ये लोग वस्त्र तक, यहाँ वस्त्र भी जो है, वस्त्र के लिए वे लोग 10 दिशाओं को वस्त्र समझने लगे और सीधे शब्दों में जाने तो नंगे रहने लगे। फिर यहाँ स्थूलभद्र जो थे, वे श्वेत कपड़ों को अपने सन्यासियों को पहनने के लिए सुझाव दिए, इसलिए वे श्वेतांबर के रूप में जाने गए। फिर अगला प्रश्न हम देखते हैं, 19 नंबर प्रश्न जो हम लिए हैं, कार्बन 14 विधि से आप क्या समझते हैं? कार्बन 14 डेटिंग क्या है, या कार्बन 14 डेटिंग क्या है? तो कार्बन 14 पद्धति जो है हमारे इतिहास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जैसे हम जिक्र करेंगे कि सबसे पहले प्राक इतिहास काल हुआ करता था। प्राक इतिहास काल में आप जानते हैं कि जिस समय मनुष्य पढ़ना लिखना नहीं जानता था, जिस समय था, पुरानी सभ्यताएं नष्ट हो गई। जिस सभ्यता को मनुष्य ने देखा नहीं, जिसको पढ़ा नहीं, जिसको समझा नहीं, उन सभ्यताओं को समझना, उन सभ्यताओं को पढ़ना, उन सभ्यताओं को देखना, यह सब हमारे कार्बन 14 डेटिंग के माध्यम से, कार्बन 14 पद्धति के माध्यम से संभव हो पाया है। कार्बन 14 पद्धति हम सभी के अंदर, सभी वस्तु जो है जिसमें सभी में कार्बन की मात्रा है, यह कार्बन 14 पद्धति पाया जाता है। कार्बन 14 पद्धति में जैसे मान लीजिए समुद्र, कोई वस्तु जो है किसी जमीन के अंदर गड़ा हुआ है, बहुत सालों से गड़ा हुआ है, उस वस्तु का काल अवधि हम निर्धारित कर सकते हैं, पता कर सकते हैं कि वस्तु कितना दिन से गड़ा हुआ है, कब, कितने वर्षों से यह गड़ा हुआ है। इसको जानने के लिए जैसे कार्बन 14 पद्धति होता है, अगर उसमें से एक पद्धति का भी क्षय होता है, जैसे 14 पद्धति की बात की गई है, अगर उसमें से एक पद्धति का भी क्षय होता है, एक पद्धति का क्षय होने का मतलब है कि एक पद्धति क्षय होने का मतलब कि 5568 प्लस 90 वर्ष, एक पद्धति क्षय होना 5568 प्लस 90 वर्ष, अर्थात अब सीधे शब्दों में जान लें कि 6000 के लगभग एक पद्धति का क्षय होना। अगर कोई वस्तु जमीन के अंदर से निकाला गया है जो बहुत पुरानी गड़ी हुई है, अगर उसको निकाला गया, उसमें कार्बन 12 पद्धति बचा हुआ है, तो 12 पद्धति का मतलब क्या हुआ कि 5568 प्लस 90 गुणे 2, अर्थात इसको दोगुना जब कर देंगे उतने वर्ष, 2 उसका पद्धति समाप्त हो गया है तो इतने वर्ष पुराना है। अगर किसी वस्तु का
पूरा का पूरा कार्बन समाप्त हो गया है, इसका मतलब क्या है कि वो 70,000 वर्ष से भी पुराना है। आप अंदाजा लगा सकते हैं, देख सकते हैं। तो इसी तरह से कार्बन 14 पत्ती के माध्यम से किसी वस्तुओं का काल निर्धारण करने का कार्य किया जा सकता है। फिर आपके 20वें प्रश्न में जो लिया गया है त्रिपिटक से आप क्या समझते हैं? त्रिपिटक जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है। त्रिपिटक 3 वर्षों के लिए ये मनाए जाते हैं, बौद्धों के लिए 3 वर्ष का जो यह जन्म यह मनाया जाता है, इसे त्रिपिटक के नाम से हम जानते हैं। जिसमें इसको विभाजित करने के रूप में अगर हम समझें तो इसमें देखेंगे कि जैसे जिसमें सबसे पहला एक पिटक होता है, त्रिपिटक में विनय पिटक। विनय पिटक का मतलब है, विनय पिटक का अर्थ होता है कि भिक्षुओं के दिनचर्या, यानी बौद्ध धर्म के जो भिक्षु होते हैं उनके दिनचर्या संबंधित बातें की जाती है। उनके दिनचर्या कैसे होने चाहिए, किस तरह उनका खान पान होना चाहिए, किस तरह उनका रहन सहन होना चाहिए, इन सारी बातों का अध्ययन आपको विनय पिटक में मिलता है। एक पिटक हो गया। दूसरा पिटक जो होता है आपका, जो सुत्त पिटक होता है। सुत्त पिटक का मतलब होता है कि सुत्त पिटक में जैसे गौतम बुद्ध के बारे में जो उनके धर्म की बातें हैं, धर्म की बातें उसमें बताई गई है। गौतम बुद्ध का जो धर्म है उस धर्म की बातें बताई गई है, वो विनय पिटक है। अभिधम्म पिटक तीसरा पिटक हो गया, यानी सबसे पहला आपका सुत्त पिटक हुआ, उसके बाद आप देखेंगे सबसे पहला आपका विनय पिटक, दूसरा सुत्त पिटक, या तीसरा हुआ अभिधम्म पिटक। तो अभिधम्म पिटक में आप देखें गौतम बुद्ध के द्वारा दिए गए जो भी उपदेश है, इन सारे उपदेशों का जो वर्णन किया जाता है अभिधम्म पिटक में किया जाता है। इसके बाद आप फिर मेरे नेक्स्ट वीडियो का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में जैसे हम शॉर्ट क्वेश्चन को ही लाएंगे, हम चाह रहे हैं छोटा छोटा क्वेश्चन बनाएं, छोटे छोटे क्वेश्चन के माध्यम से आपके बीच में हम प्रस्तुत करें, क्योंकि बड़ा वीडियो होगा तो आपको देखने में भी परेशानी होगी। तो छोटे छोटे हम दूसरे पार्ट में इसको शॉर्ट क्वेश्चन को हम देने का प्रयास